इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगलाइजेशन सर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी का सेक्शन 33, जो बात करता है आपका निर्णय और डिक्री के बारे में। दैट मीन्स जब कोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर लेता है तो उस मामले में जो भी निर्णय होता है वो पक्षकारों को सुनाता है और उसके अनुसरण में क्या करता है, न्यायालय डिक्री पारित करता है। तो इसी से रिलेटेड आपका सेक्शन 33, जिसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड अर्थात जो सेक्शन 33 सीपीसी है, उसी के साथ आपको क्या पढ़ना है, ऑर्डर 20। ऑर्डर 20 में क्या प्रोविजंस बताए गए हैं निर्णय और डिक्री के बारे में। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा आप। और यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो बात करें सेक्शन 33 की। सेक्शन 33 ऑफ सीपीसी क्या बात करता है, निर्णय और डिक्री के बारे में। तो न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसार में डिक्री पारित की जाएगी। जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि न्यायालय क्या करेगा, यदि किसी मामले की सुनवाई हो जाती है तो वहाँ पर निर्णय सुनाता है। और ऐसे निर्णय के अर्थात जब निर्णय सुना दिया जाता है तो उसी निर्णय के अनुरूप में, उसी निर्णय के अनुसरण में क्या किया जाता है, डिक्री पारित की जाती है किसी भी पक्षकार के फेवर में। और एक पक्षकार के फेवर में होगी और एक उसके अगेंस्ट में होगी। तो ये बस इतना ही बात करता है आपका सेक्शन 33 ऑफ सीपीसी। उसके बाद है जो इसी से रिलेटेड है, आपको इसके साथ ही पढ़ना है ऑर्डर 20। ऑर्डर 20 क्या बात करता है, निर्णय और डिक्री के बारे में। जहाँ पे रूल 20 बताए अर्थात 1 से लेकर 20 तक, इसमें टोटल 20 रूल्स बताए गए हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे रूल 1, ठीक है, यदि आपके पास बैरेक्ट है तो बैरेक्ट लेके बैठ जाएं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो निर्णय कब सुनाया जाएगा, रूल 1 क्या बात करता है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, इसके बारे में प्रोविजंस है रूल 1 में। तो न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय खुले न्यायालय में, अब यहाँ पे इसको हाईलाइट करिए कि कहाँ पे, खुले न्यायालय में, ओपन कोर्ट में निर्णय सुनाया जाता है। और निर्णय तुरंत सुनाता है कोर्ट। ठीक है ना। जब मामला समाप्त हो जाता है, उसकी सुनवाई हो चुकी है, तो वहाँ पर निर्णय तुरंत सुनाता है या फिर तत्पश्चात अर्थात उसके बाद कभी भी सुना सकता है, लेकिन शीघ्र सुनाया जाएगा। और जब निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाना है तो उसके लिए भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा, जिसकी सूचना पक्षकारों और उन या फिर उनके प्लेडरों को दी जाएगी। अर्थात मान लीजिए जो कोर्ट है वो क्या करता है, तुरंत अर्थात मामले की जब सुनवाई हो जाती है, समाप्त हो जाती है सुनवाई, तब वहाँ पे क्या करता है, निर्णय सुनाता है तुरंत। या फिर यदि निर्णय तुरंत नहीं सुनाता है तो क्या करेगा, किसी भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा, कोई ऐसी तारीख नियत करेगा जब क्या करना है, उसको उस निर्णय को सुनाया जाना है। और जब ऐसी भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा कोर्ट, तो क्या करेगा, जब पक्षकार हैं उसके और या फिर उनके जो प्लीडर हैं, जो वहाँ पे प्लीड कर रहे हैं उनकी ओर से, तो उनको क्या करेगा कोर्ट, ऐसी सूचना देगा कि हाँ इस तारीख को क्या किया जाएगा, यह निर्णय सुनाया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रोवाइजोस बताए गए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजो क्या है, परंतु कि जब निर्णय तुरंत नहीं सुनाया गया है, अर्थात जब मामले की सुनवाई समाप्त हुई है तो उस टाइम पे क्या किया गया है, निर्णय नहीं सुनाया गया है, तो वहाँ न्यायालय उस तारीख से जब मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, ठीक है ना, जब मामला की सुनवाई कब क्या हुई है, समाप्त हुई है कोर्ट में, तो उसके 30 दिन के भीतर सुनाने का प्रयास करेगा। अर्थात मान लीजिए 4 तारीख को क्या हुआ है, मामले की सुनवाई समाप्त हो गई है, तो यहाँ पे क्या करेगा, तुरंत निर्णय नहीं सुनाता है, तो यहाँ से 30 दिन काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, 4 तारीख से लेकर, तो ये 30 दिन जब समाप्त होगा उसके भीतर ही क्या करेगा, न्यायालय निर्णय सुनाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने डेज हैं, 30 डेज हैं। उसके बाद किंतु यहाँ अपवादात्मक एवं असाधारण परिस्थितियों में ऐसा करना साध्य नहीं है, तो ऐसा दिन नियत करेगा जो मामले की सुनवाई के समाप्त होने के 60 दिन के बाद का नहीं होगा। अर्थात अब जब कोर्ट क्या कर रहा है कि उसको ऐसा साध्य नहीं है, ठीक है ना, अर्थात कुछ ऐसी अपवादात्मक या फिर असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण क्या कर सकते,
कर रहा है न्यायालय, वहाँ पर निर्णय को सुना नहीं सकता है। तो वहाँ पर क्या करेगा, जब सुनवाई हो चुकी है, सुनवाई समाप्त हुई है, उसके 60 दिन के भीतर क्या करेगा, निर्णय को सुनाएगा। 60 दिन के बाद का नहीं होना चाहिए, वहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज़ें बताती है आपका रूल 1। उसके बाद है रूल 3, जो इम्पोर्टेंट है आपका, कि निर्णय हस्ताक्षरित किया जाना। निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा। अब यहाँ पे हाईलाइट करिए कि यहाँ क्या बोला गया है, कि जब निर्णय सुनाता है कोर्ट, वहाँ पे क्या करता है न्यायाधीश, उस खुले न्यायालय में, ओपन कोर्ट में तारीख डालता है, ठीक है ना। जब निर्णय सुनाता है तो वहाँ पे क्या करता है, निर्णय में वो तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करता है। और जब एक बार हस्ताक्षर कर दिया गया है उस निर्णय पर किसी न्यायाधीश द्वारा, तो वहाँ पर धारा 152 ऑफ सीपीसी और पुनर्विलोकन की धारा कितनी है, 114, उसके सिवाय उसमें ना तो परिवर्तन किया जाएगा और ना ही कोई परिवर्धन किया जाएगा। परिवर्धन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ जोड़ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि न्यायाधीश ने क्या किया है, निर्णय पर एक बार हस्ताक्षर कर दिया है, तो वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिवाय 2 चीज़ के। कौन सी, सेक्शन 152 और 114, जहाँ पे बताया गया पुनर्विलोकन। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अलावा वो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, ना तो उसमें कुछ जोड़ा जाएगा, ना तो उसमें से कुछ निकाला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन क्या है कि सेक्शन 152 और पुनर्विलोकन में यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा यदि निर्णय हस्ताक्षरित कर दिया गया है। अब यहाँ पे सेक्शन 152 बात किया गया है, तो सेक्शन 152 किस बारे में है, निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन। अर्थात जो निर्णय दिया गया है, डिक्री पारित की गई या फिर कोई आदेश दिया गया है न्यायालय के द्वारा, उसमें कुछ संशोधन करना। अब ये संशोधन कब होंगे, या तो उसमें लेखन या गणित संबंधी कुछ भूल हो गई है, या फिर कोई एक्सीडेंटली अर्थात आकस्मिक भूल हो गई, तब वहाँ पे संशोधन किया जा सकता है। इसके बारे में बताया गया है आपका सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी में। तो यदि आप पहले एक लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सीपीसी की प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप एक क्लिक से सारे लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद है रूल 6। रूल 6 क्या बात करता है, डिक्री की अंतर वस्तु। अर्थात जो डिक्री पारित की जाएगी निर्णय के अनुसरण में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, क्या होगा उसमें, ठीक है ना, क्या चीज़ें कथित होंगी, ये सारी चीज़ें क्या है, डिक्री की अंतर वस्तु। तो डिक्री के निर्णय के अनुसार होगी, ठीक है ना। जो डिक्री पारित की जाएगी किसके अनुसार होगी, निर्णय के अनुसार। जिस प्रकार से निर्णय सुनाया गया है उसी के अनुरूप बनाई जाएगी डिक्री, जिसमें क्या होगा, बाद का संख्यांक होगा। बाद का संख्यांक का मतलब क्या होता है कि किस ईयर में और कौन से नंबर का जो केस है, ठीक है ना, उस चीज़ को लिखा जाएगा डिक्री में। उसके बाद उस डिक्री में पक्षकारों के नाम होंगे, अर्थात जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, उनके नाम वगैरह लिखना होगा, उनका वर्णन लिखना होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो पक्षकार है उनके रजिस्ट्रीकृत पते अर्थात जो रजिस्टर्ड एड्रेस होंगे उसको भी लिखना होगा। उसके बाद दावे की विशिष्टियाँ, अर्थात जो भी उसमें दावा किया गया होगा, जो भी मांगा गया होगा उसमें अनुतोष के रूप में जो भी चीज़, तो उसको कथित करना होगा। और अनुदत्त अनुतोष, यदि न्यायालय के द्वारा कोई उसके बारे में जो दावा किया गया था उसके बारे में कोई रिलीफ दिया गया है, कोई अनुतोष दिया गया है, तो वहाँ पर क्या करना होगा, उसको लिखना होगा, उस डिक्री में कथित होगा। या फिर और बाद का अन्य अवधारण, अर्थात यदि न्यायालय ने कोई अन्य अवधारण किया है, ठीक है ना, कुछ और अवधारित किया है उस केस में, उसको भी लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, उस डिक्री में विनिर्दिष्ट होगी। उसके बाद है रूल 6 का उप रूल सब रूल 2। बाद में उपगत खर्चे की रकम भी, और यह बात भी कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किस संपत्ति में से और किस अनुपात में संदत्त किया जाना है, डिक्री में कथित होगी। अब मान लीजिए जो केस चल रहा था उसमें कुछ खर्चे हो गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो खर्चा हुआ है वो कि कौन वहन करेगा, ठीक है ना, किसके द्वारा उस वसूला जाएगा खर्चा, और किस किस संपत्ति में से वसूला जाएगा, ठीक है, और किस अनुपात में संदत्त किया जाना है ये खर्चे, ये सारी चीज़ें किसमें, डिक्री में कथित होंगी। यदि कुछ खर्चा हुआ है, उसमें कुछ खर्चा उत्पन्न हो गया, राइज हो गया है बाद में, तो यहाँ पे खर्चा कौन से हो सकते हैं, या तो निष्पाद, जैसे कि डिक्री की निष्पाद होंगी, समन की तामील, ये सारी चीज़ें जो खर्चे होते हैं ना उसके बारे में ये बात करता है। तो इसके बाद है उपनियम 3, खर्चे के बारे में किसी पक्षकार द्वारा मुजरा किया गया है,
अर्थात मान लीजिए कोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक है ना, बी को, कि जो बी है वो खर्चे दे ए को। अर्थात जब ए ने कुछ ऐसा कार्य किया था कि इसको क्या हुआ है, कुछ इसने खर्चा कर दिया है, तो यह क्या करेगा, बी से आदेश देगा कि जो ए ने कुछ खर्चा किया है वो क्या करे, बी को, ए को दे। लेकिन ए यहाँ पर क्या कहता है कि नहीं, मुझे खर्चा नहीं चाहिए। उसने क्या किया, मुजरा किया है, उसने अपना जो खर्चा है वो त्याग दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको भी कथित करना होगा, यानी कि जो खर्चे है उसका यदि मुजरा किया गया है तो वो भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निर्दिष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है रूल 6A, ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, डिक्री तैयार करना। जब तक संभव हो डिक्री निर्णय के सुनाए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर तैयार किया जाएगा। अर्थात जब निर्णय सुनाया जाता है, ठीक है ना, कि न्यायालय के द्वारा, तो उसके जब जिस तारीख को सुनाया जाएगा निर्णय, उसके 15 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, डिक्री तैयार करनी पड़ेगी, डिक्री पारित करनी पड़ेगी न्यायालय को। उसके बाद है रूल 7। रूल 7 के बाद कहते हैं डिक्री की तारीख। अब डिक्री में जो तारीख होगी, अब निर्णय तो जो सुनाया जाता है, मान लो 4 तारीख को सुनाया गया और उसके 15 दिन बाद, ठीक है ना, मान लो 19 तारीख को क्या किया गया, डिक्री पारित की गई। अब डिक्री जो 19 तारीख को पारित की गई, तो यहाँ पर जो डेट होगी वो कब की होगी, 19 तारीख को होगी या फिर जब निर्णय सुनाया गया है उस तारीख को होगी। तो ये सारी चीज़ें बताता है आपका रूल 7। तो डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था, तथा डिक्री तैयार होने पर न्यायाधीश उस पर हस्ताक्षर करेगा। अर्थात डिक्री कभी भी तैयार की जाए, 14 दिन बाद, 13 दिन बाद, ठीक है ना, 10 दिन बाद, लेकिन उस डिक्री पर तारीख कौन सी होगी, उस दिन की होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया है। उसके बाद है रूल 8। रूल 8 क्या बात करता है, जहां न्यायाधीश ने डिक्री पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपना पद रिक्त कर दिया है, वहां पर क्या प्रक्रिया होगी। अर्थात मान लीजिए ए नाम की कोर्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई केस चला, इसका जो न्यायाधीश था उसने निर्णय सुनाया, लेकिन जब डिक्री पारित करने का समय आया तो डिक्री पारित करने वाले वहाँ पर क्या होगा, जब डिक्री पारित की जाती है तो वहाँ पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर जिस न्यायाधीश ने क्या किया था, निर्णय सुनाया था, वो क्या कर दिया, उसका पद रिक्त हो गया, ठीक है ना, वो कहीं चला गया है या फिर किसी अन्य कोर्ट में उसका ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ पर उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, तो यहाँ पर जो भी न्यायाधीश आएगा इसकी जगह पर, तो क्या करेगा, उस डिक्री पे हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद उसको पारित करेगा। उसके बाद है रूल 20। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूल है कौन सा है, रूल 20, निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना। अर्थात जो निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां हैं, जो निर्णय सुना जाता है, डिक्री पारित की जाती है, तो उसकी जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो किसको दी जाएंगी, पक्षकारों को। और कब दी जाएंगी, जब पक्षकार आवेदन करेंगे और जो भी खर्चे आएंगे उस पर, वो सबको देने के बाद पक्षकारों के द्वारा क्या किया जाएगा, उनको निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां दे दी जाएंगी। तो ये है आपका रूल 20 और सेक्शन 33 ऑफ CPC। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।